Namaskar मित्रों, I welcome you all again and summarized my YouTube channel where I discuss many issues with you। उनके बारे में जो भी मेरी समझदारी बनती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों से साझा भी करें। आज बात करेंगे जो आत्मनिर्भर भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की थी कोविड-19 और उसके बाद लॉकडाउन का जो प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था पे, उससे जो त्राहिमाम मचा हुआ है इंडस्ट्री से लेकर के गरीबों और मजदूरों, श्रमिकों, सब पे आज उस पे बात करेंगे। उसके दूसरे हिस्से पे कल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो दूसरे हिस्से में बहुत सारी घोषणाएं की हैं, उनको लेके उनमें देखते हैं कि उनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या ये सचमुच किसी काम आने वाली हैं गरीबों के, मजदूरों के, या ये भी एमएसएमई सेक्टर को जो राहत देने की बात की गई और दरअसल उसमें कोई राहत नहीं है, वैसा ही कुछ होने वाला है। बात यहाँ से शुरू करें कि बातें जब खुलती हैं तो बहुत दिलचस्प लगती हैं। जैसे कि ये कि परसों जो करीब 5.94 लाख करोड़ का जो स्टिमुलस घोषित किया था वित्त मंत्री जी ने, जिसका सबसे मुख्य टारगेट थे, दो थे। एक एमएसएमईज, लघु सूक्ष्म मझोले उद्योग, मीडियम स्मॉल एंड वेरी टाइनी जो सेक्टर्स हैं उन पे, और दूसरा जो पावर कंपनीज हैं, बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स। तो डिस्कॉम्स को तो बेशक फायदा मिलेगा, 90,000 करोड़ के लिक्विडिटी है। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। जो सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है वो दो कंपनियां हैं, एक है अडानी पावर और दूसरा है एसएल पावर। तो मुझे उस पर कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन अगर उस पूरे पैकेज को देखें तो उस पैकेज में एक बात तो आज नितिन गडकरी जी ने ही साफ कर दी, जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं, बाय द वे यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग वगैरह तो जो हैं सो वहीं हैं, उसके साथ साथ वो एमएसएमई के भी मिनिस्टर हैं। उन्हीं के मंत्रालय की जो विज्ञप्ति है बस कुछ ही दिन पहले की, वो बताती है कि एमएसएमई सेक्टर का जो खुद का अभी तक किया हुआ, ऑलरेडी जो किया हुआ काम है, जिसका पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्राइवेट एंटिटीज ने भी नहीं चुकाया है, वो 5 लाख करोड़ है। तो ये वो एमएसएमईज हैं जिन्होंने असल में जमीन पे काम किया है। 5 लाख करोड़ रुपए का वो बकाया बाकी है जो अभी लोगों ने चुकाया नहीं है, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल। और उनको आप लिक्विडिटी दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं 3 लाख करोड़ का। तो असल में कर्जदार कौन है? अभी तो आपको उनका 2 लाख करोड़ लौटाना था और आप लौटाने की जगह इसी को कर्जा बता दे रहे हैं। आप इसको स्टिमुलस का पैकेज बता दे रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। इस सरकार से मुझे ये उम्मीद रहती है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि इस सरकार के लिए इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था की जो सबसे बुनियादी चीज है, मुझे बहुत बार लगता है जैसे ये लोग बात करते हैं, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को बहुत आसान भाषा में कहें, द मोस्ट सिंपल टर्म्स, लिक्विडिटी इज तरलता, कैश फ्लो, कि मार्केट में कैश की, नकदी की आवाजाही बनी रहे, इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी। अब वो कर्जे से बने, आपने मुझको 10 रुपया दिया, मैंने अगले को 5 रुपया दिया, वो अगले ने 5 रुपये से आपको कुछ दिया, लेकिन कैश फ्लो चल रहा है। दिस इज एसेंशियली लिक्विडिटी, तरलता यही। इस सरकार ने कम से कम 2 बार भारत की अर्थव्यवस्था से तरलता पूरी तरह से खत्म की है। जब पहली बार नोटबंदी लागू की, अचानक से कैश फ्लो खत्म हो गया, किसी के पास कैश है ही नहीं, तो कैश फ्लो कहां से होगा। इसी सरकार ने दूसरी बार जब जीएसटी अचानक से लगाई तो फिर से इस लिक्विडिटी पे असर पड़ा। अब किसी के पास फिर से अब इतनी सारे आपको कागजी कार्रवाई करनी है, कुछ करना है, हर चीज को आपको पहले अकाउंट करना है, बाद में कुछ करना है, तो लिक्विडिटी बची कहां। लेकिन कमाल है कि यही सरकार जब मजदूरों के मामले पे आई, जब इसने माइग्रेंट्स को पैकेज अनाउंस किया एमएसएमईज के बाद कल, तो द थिंग दे फॉरगॉट इज लिक्विडिटी। मैं सारी घोषणाएं देख रहा हूं, जो मजदूर, प्रवासी मजदूरों के लिए की गई हैं, जो फिशरमैन फोक वगैरह के लिए की गई हैं, मछुआरों के लिए, जो किसानों के लिए बात की गई है, जो किसानों के लिए बात की गई है, और भी जितने भी जो सेक्टर्स की, जो स्ट्रीट वेंडर्स के, ठेला रहनी पटरी वालों की बात की गई है, उनमें सारी बातें तरलता नहीं, लिक्विडिटी नहीं। तो एक तरफ ये एक सरकार है
जिसने भारत से कम 2 बार लिक्विडिटी खत्म की। लेकिन ये जब भी अर्थव्यवस्था पे कोई दिक्कत होती है, चाहे वो यस बैंक की दिक्कत हो, पीएमसी की दिक्कत हो, चाहे वो एनबीएफसीज जो हैं, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं, अगर उनकी बात करें, कंपनीज हैं उनकी बात करें, तो जब भी कुछ ढहने लगता है तो ये सरकार कहती है कि इलाज तरलता में है, लिक्विडिटी में। द क्योर इज लिक्विडिटी, बट द सेम गवर्नमेंट फेल्स टू इंप्लीमेंट द सेम लिक्विडिटी, मतलब और वही इसी लिक्विडिटी को वो खत्म भी कर चुकी है 2 बार। अब मतलब हार्डवर्क बेशक होगा, लेकिन इस हार्डवर्क से ये सीख क्या रहे हैं मुझे नहीं पता। अब आए कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इनके जितनी भी घोषणाएं हैं मजदूरों के लिए, वो जमीन पे लगभग अर्थहीन है। एक बात को छोड़ के अगर वो लागू इन्होंने असल में करवाया तो जो खाद्यान्न देने की बात की गई है, 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल और 1 किलो चना, पहले दाल था वो दाल से चने पे आ गया, बट स्टिल अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया तो बेहतर है, ये जरूरी है कि हो सके। और यही एक पूरी बात है, मतलब सिर्फ एक बात है कल की सारी घोषणाओं में, जो कुछ जिसके मायने हैं, विच कैन एक्चुअली हेल्प पीपुल ऑन द ग्राउंड अ लिटिल, एंड व्हेन आई से अ लिटिल दैट्स इट, अ लिटिल। अब आइए एक एक करके, अच्छा तरलता क्यों चाहिए थी? वाई डिड माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर्स लाइक स्ट्रीट वेंडर्स, जिन्होंने दिल्ली नहीं भी छोड़ी होगी, जिन्होंने महानगर नहीं भी छोड़े होंगे, मछुआरे जो अभी समंदर में नहीं जा पा रहे, किसान जिनकी फसल कट के पड़ी हुई है मंडी से, उनको पैसा नहीं मिला है, इन्हें लिक्विडिटी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि जब आपने अचानक से 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया, स्लॉपी लॉकडाउन, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी योजना के। लॉकडाउन का अर्थ होता है लोग अपने घरों में बैठें, और आपके लॉकडाउन का अर्थ यह हुआ कि लाखों लाख लोग सड़कों पर उतर पड़े, 400 से ज्यादा मर चुके। केवल कल 13 माइग्रेंट वर्कर्स की मौत हुई है 3 अलग अलग हादसों में, और 9 वर्कर्स की मौत हुई है आंध्र प्रदेश में जो माइग्रेंट नहीं थे, जो काम करके लौट रहे थे, एंड 93 आर इंजर्ड, ओवर 50 ऑफ देम सीरियसली, ग्रीवियसली। तो ये कैसा लॉकडाउन था जिसमें 50 दिन के बाद भी लोग चले जा रहे हैं सड़कों पे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। माइग्रेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए, फिशर फोक के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो आपकी घोषणा थी, ये लोग कौन है पहले ये देखते हैं। ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। दे अर्न ऑलमोस्ट डेली टू सर्वाइव। हम आप लोग से कैसे अलग हैं ये लोग? हम आप लोग जो सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में हैं, या हम में से जिनके पास अपने धंधे हैं, अपने रोजगार हैं, हमारे पास हमेशा एक बैकअप होता है, एक बफर होता है। मेरी नौकरी ईश्वर ना करे, मतलब अगर हो तो मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आज चली जाए तो मेरे पास एमपीएफ है, जीपीएफ, और इसके अलावा मेरे अकाउंट में, सैलरी अकाउंट में इतना बचा हुआ है कि मैं कम से कम 2-3 महीने तक झेल जाऊंगा। और यही बात हम में से ज्यादातर मध्यवर्गीय लोगों के बारे में लागू होती है। जब हमको नौकरियों से भी अगर निकाला भी जाता है तो 1 मंथ की नोटिस देके उसकी सैलरी दी जाती है कि कम से कम आपके पास उतना एक बफर है कि आप अगली नौकरी मिलने तक या अगले कुछ रास्ते ढूंढने तक आप उतना सर्वाइव कर सकें। डेली वेज अर्नर्स जो हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास या तो ये बफर नहीं होता है, उनके पास या तो ये सुरक्षा नहीं होती है, या तो होती है तो सिर्फ 2-3 दिन की होती है। बहुत लोग बहुत अजीब तरीके से सवाल पूछते हैं, उस पर मैं लंबा बताऊंगा बाद में किसी एक और वीडियो में, कि अगर खाना मिल रहा था तो लोग क्यों भागे, कि अगर सरकार कह रही है कि खाना देंगे तो क्यों भागे। वो भूख का अपना एक समाजशास्त्र है। हंगर हैज अ वेरी डिफरेंट सोशियोलॉजी ऑल टुगेदर। हमारे आपके लिए भूख तब है जब कभी किसी दिन किसी वजह से मिस हो जाए और हमें हंगर पैंक्स हो, लेकिन जिनके लिए हर खाने का मतलब ये होता है कि अगला खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके लिए भूख के मायने बिल्कुल अलग होते हैं। पर इस पर विस्तार से बात फिर कभी किसी और लंबी बात पे, मतलब केवल हंगर पे ही एक वो करता हूं। तो ये वो लोग थे जिनका रोजगार आपने अचानक से खत्म कर दिया। 50 दिन से उनकी कोई कमाई नहीं। इफ एवरीथिंग वॉज रियली वेल फॉर देम, अगर बहुत आशावादी तरीके से सोचें कि उनके मकान मालिक बहुत अच्छे थे,
उनके आसपास के लोग बहुत सहृदय थे, उन्होंने जिनसे कर्जा लिया था उन्होंने कर्जा वापस नहीं मांगा। अगर उनको दवाई चाहिए, बेटे को मतलब बेटी को बुखार हुआ है, पैरासीटामोल चाहिए, और अगर मेडिकल शॉप वाले ने, अगर केमिस्ट ने उनसे पैसा नहीं लिया तो भी उनके पास 50 दिन के बाद कोई पैसा नहीं बचा है। दूध तो खरीदा होगा, बिस्किट तो खरीदे होंगे, कब तक? तो एक तो 50 दिन में उनके पास कोई कमाई नहीं है, कोई इनफ्लो नहीं, केवल आउटफ्लो है। अंदर कुछ नहीं आ रहा है पैसा, बाहर केवल जा रहा है। इसीलिए उनको अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या थी? लिक्विडिटी। इस गवर्नमेंट का बजवर्ड, बावजूद इसके कि देश से लिक्विडिटी 2 बार खत्म की, यह सरकार यही कहती है जब भी कोई संकट हो कि लिक्विडिटी होनी चाहिए, और जब मजदूरों की बात आई तो आप यही लिक्विडिटी भूल गए। सबसे पहली और जो बड़ी जरूरत थी प्रवासी मजदूरों को कि उनके हाथ में कुछ पैसे चाहिए थे। मैं आपको कल बता रहा था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक अध्ययन के बारे में कि 1 मई आते आते ही मजदूरों के पास 100 रुपए से कम बचे थे। 67% मजदूरों के पास 2 दिन से कम का राशन बचा था। और आपके कल की पूरी घोषणा में कैश बेनिफिट ट्रांसफर का कोई जिक्र तक नहीं। और ये वो योजना है जिसके बारे में ये सरकार लगातार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, बेनिफिशियरी को सीधे मिल रहा है। इन्होंने शुरुआत में कहा भी कि जनधन अकाउंट्स में 500 डालें। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा था कि जनधन अकाउंट्स में मतलब जो लोग अपने गांव में हैं या मतलब जो बुजुर्ग निराश्रित लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, अगर उनको एक जगह बैठे रह के 500 रुपए की जरूरत थी, तो ये लोग जो हजारों हजार किलोमीटर चल रहे हैं उन्हें चाहिए था कि नहीं चाहिए था? सवाल एक खुद से पूछिएगा। मैं अक्सर तमाम बार बहुत केवल सवाल छोड़ जाता हूं, लेकिन जवाब है कि उन्हें चाहिए था। और वो एक चीज इस पूरी योजना में कहीं है ही नहीं। अब आए दूसरी बात, इस योजना में भी जितनी बातें की गई हैं वो एक्चुअल लिक्विडिटी की नहीं है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बातें बहुत। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड हो तो आपको ये हो जाएगा, आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए हम वो करेंगे, और इनमें से ज़्यादातर योजनाएं पहले से चल रही। कल मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, आप उसको चेक करिएगा कि एमएसएमईज, पावर डिस्कॉम्स, पावर कंपनीज, इनके लिए इन्होंने जो 5.4 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था, उसमें सरकार को इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 करोड़ रुपए खर्चे करने पड़ेंगे। बाकी सब होल्डिंग है, मतलब बाकी सब होल्डिंग नहीं, सॉरी, फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो आप में से अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। बाकी सब दावे भविष्य के हैं, इस फिनेंशियल ईयर के बाद के, इस आर्थिक साल के बाद के। इस साल मतलब इनके कल के जो मतलब पूरे दावे हैं, वादे हैं, मैंने उनको जब अपनी सरसरी निगाह से देखा, मैं बहुत एक्सपर्ट कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, बाई ट्रेनिंग इकोनॉमिस्ट हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि इस साल मतलब इन्होंने जो 3.2 लाख करोड़ की पूरी घोषणाएं की हैं, सरकार को इस साल ज्यादा से ज्यादा 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। अब आप परसेंटेज निकालते रहिए, 3.2 लाख में से 5,000, 50,000 होता तो 10% होता, 5 लाख होता तो 1% होता, 3.2 है, मतलब 1.5% भी नहीं जितनी इन्होंने घोषणा की। तो इन्होंने घोषणा मतलब की है कि हम आपको 3.2 लाख करोड़ देंगे, पर जो असल में इस साल लोगों को मिलेगा वो केवल उसका 1.23% है, 1.5 भी नहीं है मतलब दरअसल। अब इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत, हाँ, कल 3.10 लाख करोड़ का वो है। और इसमें से देखें, मैंने आपको बोला मतलब कि इस पूरी घोषणा में एक अच्छी बात है, और अच्छी बात क्या है वो बस ये है, एक इकलौती अच्छी बात ये है कि 5 किलो जो राशन देने की बात है प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार, अगर वो मिला तो कम से कम स्टारवेशन के लेवल पे एक वो होगा, और इसी में इनका सबसे ज्यादा खर्चा भी होने वाला है। इसमें भी दिक्कतें हैं, पर उस पर बाद में आते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन उस पर बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे इन्होंने कहा कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को इसके अंदर शामिल कर लिया। एक तो ये पहले से चल रही योजना है कि अब ये माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर को देंगे, लेकिन ये योजना कम से कम अभी अगले अगस्त 2021-22 तक होने वाली नहीं। कोविड अभी की आपदा है, लॉकडाउन उससे भी बड़ी आपदा
जो आपने बना दी वो अभी की है, आप अगस्त में क्या राहत देंगे। कमाल ये है कि इसमें मिडिल क्लास भी शामिल है, 6 to 18 लाख एनुअल इनकम वाली, जिसकी 6 से 18 लाख की आमदनी है सालाना, वो भी। तो ये जो घोषणा है वो बेमानी है, मतलब वो केवल जुमला है, वो आपको घुमाने की साजिश। दूसरी बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना 1 साल पहले से चल रही है, जब कोविड का कोई नामलेवा नहीं था। अगर मुझे ठीक ठीक याद है कि वो पिछले साल शायद जुलाई में रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की थी, जो हमारे फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं, पिछले साल जुलाई में। इसका कोविड से कोई रिश्ता नहीं। और बतौर मतलब मैं जिसका आधे से ज़्यादा मतलब बीता लंबा समय जो सामाजिक कार्यों का है, वो राइट टू फूड मूवमेंट से ही शुरू हुआ था। मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत खतरनाक योजना है दूसरे स्तर पे। जब ये जुलाई 2020 में पूरी करने की बात कर रहे थे, दे आर नोवेयर क्लोज, बट फॉरगेट दैट। अभी तक राशन कार्ड जो होता था, एक आदमी मतलब एक नेशन एक राशन कार्ड नहीं, उसमें फ़ायदा ये हो जाता था, बहुत बार जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे परिवार का एक सदस्य कमाने दिल्ली चला गया, 5 पीछे बचे हुए हैं, बहुत बूढ़े माँ बाप, पत्नी, बच्चे, तो वो राशन कार्ड से अपना नाम वहाँ पे कटवा लेते थे वो लोग, और यहाँ पे एक राशन कार्ड अपना बनवा लेते थे। तो इनको यहाँ राशन मिल जा रहा है, परिवार को वहाँ राशन मिल जा रहा है, और इसमें कोई बेईमानी नहीं है। रिमेंबर दिस, राशन पर पर्सन मिलता है। तो अगर आपको जो पर पर्सन 5 किलो मिलना है, तो आपको 5 किलो ही मिल रहा है, और इस तरह से दोनों को मिल जाता था। ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसके दूरगामी खतरे बहुत बड़े हो सकते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और ये तब है जब निर्मला सीतारमन ने कल खुद माना कि कम से कम 8 करोड़ प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और राज्यों की जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, दोनों से कवर्ड नहीं थे। तो ये वो लोग हैं, मतलब अभी जितने राशन कार्ड थे उनमें भी बहुत नहीं थे, लेकिन जितने थे उनमें से भी 8 करोड़ बाहर थे। भारत में करीब करीब मैंने आपको कल बताया था 2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया है 13.9 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स। बीते 9 साल में बढ़े होंगे, 16-17 लाख तक कम से कम आबादी गई होगी। उनमें से 8 लाख के पास, 8 करोड़ के पास, हाफ के पास राशन कार्ड नहीं। दे आर नॉट कवर्ड अंडर एनी स्कीम, एनी वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। कांग्रेस को गाली आप देते रह सकते हैं, बीते 6 साल से देश में कांग्रेस सत्ता में नहीं, पूरे 6 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं। सोचिए कि 8 करोड़ लोगों के बाहर होने का जिम्मेदार कौन? और वन नेशन वन राशन कार्ड से आप और लोगों को बाहर कर रहे हैं। दूसरी दिक्कत इन्होंने कहा कि मतलब वो पोर्टेबिलिटी करेंगे कि कोई भी आदमी कहीं से राशन खरीद सकेगा। बहुत ठीक बात सुनने में, बहुत ठीक बात है सुनने में। क्यों? क्योंकि राशन की जो दुकानें होती हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जिनको हम कहते हैं, पीडीएस, हमारे पूरब में उसको कोटा आधार कहा जाता है, कोटे की दुकान, उस पे जो आप राशन देते हैं उस गांव में जो मतलब राशन कार्ड की संख्या के हिसाब से देते हैं, आप ज्यादा नहीं देते। तो आपने ये कह दिया कि कोई भी आदमी कहीं से भी राशन कार्ड पे कुछ भी मतलब खरीद सकता है। ठीक किया आपने, ये अपने आप में बहुत जरूरी बात है और अच्छी बात है। लेकिन आप राशन देते हैं राशन की दुकानों को हिसाब से। तो अगर मतलब 4 मजदूरों ने एक गांव के राशन कार्ड की दुकान से खरीद लिया, तो उस गांव के 4 लोगों का तो राशन गया जब तक आप उनको दोबारा नहीं पहुंचा रहे। आपने इसके लिए कोई तैयारी की है, कोई योजना बनाई है? और अगर नहीं बनाई है तो ये एक दूसरी बेहद खतरनाक बात होने जा रही है। तीसरी बात आपने कही मनरेगा की, और ये बहुत ही भयानक और गंदा झूठ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि सरकारों को ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए कि हमने मनरेगा में आवंटन बढ़ा दिया है, कुछ कर दिया है। 2005 में मतलब जो पीपुल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी था, मैं उसका नेशनल सेक्रेटेरिएट मेंबर था। जांदरेज, कॉमरेड डैनी राजा, तमाम सारे, कविता श्रीवास्तव दीदी, बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े हुए थे। मतलब मैं उसके नेशनल सेक्रेटेरिएट में था, वो लड़ाई हमने लड़ी है। 52 दिन की पूरी यात्रा में था मैं। जब 2005 में अंततः वो कानून पारित हुआ तो हम लोगों ने उसको लेके बड़ा जलसा किया था। मनरेगा हमेशा से डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। मनरेगा का नियम है, मतलब ये राष्ट्र का कानून है, और इस कानून में एक है कि अगर कोई मजदूर
ग्राम प्रधान से और बीडीओ से या जो भी मतलब उसका नोडल है उससे अगर वो रोजगार मांगे तो या तो 15 दिन में आपको रोजगार देना पड़ेगा और या आप उसको रोजगार का आधा रोजगार भत्ता देंगे। कांग्रेस के जमाने की स्कीम है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। इसको हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है। आज आप उसको तारनहार बता रहे हैं, पालनहार बता रहे हैं, दैट्स गुड। कभी भी मतलब जागें तो वो सवेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक डिमांड ड्रिवन स्कीम को जिसके कानून में शामिल है कि जो भी रोजगार मांगे को उसे रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो रोजगार भत्ता देना पड़ेगा, आप अपने रिलीफ पैकेज में कैसे शामिल कर सकते हैं? ये पहली बात। दूसरी बात कर निर्मला जी ने मतलब एक झूठ बोला। मैं मनरेगा को बहुत क्लोज फॉलो करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत तेज बढ़त आई है मनरेगा में, मतलब बीते लॉकडाउन के बाद से मनरेगा के काम में तेज बढ़त आई है। ये झूठ है, केवल मई में बढ़त आई है। अदरवाइज अगर मैं बोलूं तो जैसे इस पूरे साल 14.62 करोड़ पर्सन डेज मनरेगा का काम बना है 1 जनवरी से आज तक, जबकि पिछले साल केवल अप्रैल में 24 करोड़ 66 लाख प्रतिदिन प्रति श्रमिक वर्क होता है। मतलब मैन डे, वुमन डे लेबर, आप समझते हैं ना कि एक आदमी का एक दिन का काम विल बी 1 मैन डे। इसको पर्सन डे करना चाहिए, मैं बात करता हूं और अपने साथियों से। पिछले साल केवल अप्रैल में 1 अप्रैल 2019 में 24.66 करोड़ पर्सन डे वर्क था। इस पूरे साल मिला के इस पूरे साल 14.62। आप कहां से बता रहे हैं कि हाइक आया है? और उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत दिलचस्प जानकारी है ये कि केवल 12 मई तक का डेटा है वेबसाइट पे, मनरेगा की वेबसाइट पे, और उन्होंने बताया है कि केवल 13 मई को, जिसका डेटा अभी तक नहीं है, 2.33 करोड़ वेज सीकर्स को एक दिन में काम दिया गया। तो पूरे साल में आपने 14 करोड़ लोगों को काम दिया 2020 के, और फिर 13 मई को, जिस दिन का डेटा नहीं है, उस दिन आपने सीधे सीधे 2 करोड़ 33 लाख लोगों को एक दिन में मनरेगा का काम दे दिया। कमाल है अगर ये सही हो, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सही हो, और आपको बहुत साधुवाद अगर ये सही है तो। अगली बात पे आए, इसके बाद 2 लाख करोड़ की क्रेडिट की बात की जा रही है 2.5 करोड़ फार्मर्स को। 2 लाख करोड़ 2.5 करोड़ फार्मर। अब ये प्रति व्यक्ति कितनी आएगी वो आप, बहुत आसान गणित है, आप लगाएं, मैं आपको इस पे छोड़ दूंगा। लेकिन ये भी एक ऐसी मतलब लिक्विडिटी की बात हो रही है, कैश बेनिफिट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। आप सब कुछ लिक्विडिटी में जाइए, कैश किसान क्रेडिट कार्ड से आप लीजिए। और इस प्रक्रिया में कितने दिन लगेंगे? ये प्रक्रिया अगस्त 2020 के पहले अगर बहुत तेजी से बैंकिंग सिस्टम अपना बाकी सारा काम छोड़ के लग जाए तो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अगस्त 2020 में अभी 3 महीने बाकी हैं। खरीफ की पूरी बुआई बाकी है, वो पहले रुपाई बाकी है, फिर बुआई बाकी है। धान इतना जो बहुत महत्वपूर्ण फसल है भारत की, राइस, पैडी फील्ड्स, पैडी कल्टीवेशन, वो अभी पूरा का पूरा खड़ा है, और इसको लेके और भी देर होगी। दिक्कत अभी तुरंत की है, और आपके वादे जो हैं वो सब कम से कम 3 महीने बाद के हैं, कुछ तो सालों बाद के हैं। ऐसे ही मतलब 5,000 करोड़ की क्रेडिट फैसिलिटी की बात की है इन्होंने 50 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वालों को। 5,000 करोड़ 50 लाख वर्कर्स के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इसका मतलब हुआ प्रति व्यक्ति केवल 10,000। अगर जमीन पे आप में से जिन भी लोगों ने काम किया होगा उनको ये पता होगा कि जिनका अपना ठेला नहीं होता उनका ठेले का किराया 100 से 200 रुपए प्रतिदिन हो जाता है। आपको ये पता होगा कि जो जमीन पे वो जहां पे खड़े होते हैं ज्यादातर म्यूनिसिपैलिटीज में या उनमें, वो जो नगर निगम होता है उनसे उसका भी पैसा लेता है प्रतिदिन के हिसाब से, हर दिन वसूली होती है। तो अगर हम ये सारे जोड़ें तो आप मतलब जिन लोगों को 24 मार्च से 24 अप्रैल 30 दिन, 24
मई 60 दिन, 24 जुलाई, 24 जून 90 दिन, अगर मैं ये मान लूं कि आप मतलब 24 जून को भी आप इनको दे देंगे 10,000, होने वाला नहीं है ना। सिस्टम इतना तेज चलता है, न इन सबके पास इतने सारे कागज पत्तर सब तुरंत दुरुस्त होंगे इस लॉकडाउन में कि आप दे दें। फिर भी 90 दिन कि इनकी जो दिहाड़ी गई है वो गई ही है, इनके जो किराए और बाकी जो चीजें गई हैं वो 10,000 से ज्यादा हैं, और आप प्रति व्यक्ति, प्रति स्ट्रीट वेंडर 10,000 की वर्किंग कैपिटल देने की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये 10,000 में तो उनका जितना नुकसान हुआ है, अगर कोई किराया ना ले, अगर लोग बहुत अच्छे हो जाएं, तो भी वो जो उनका नुकसान हुआ है वो बस वही नहीं चुका पाएंगे। तो दरअसल आपने दिया क्या है? क्या इससे अच्छा ये नहीं होता कि आप स्ट्रीट वेंडर्स को आइडेंटिफाई करके सबको 10-10 हजार रुपए, ये जो आप वादा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी रकम नहीं थी, 5,000 करोड़ रुपए की रकम, इतना तो आप मतलब 3,000 का स्टैच्यू खटाक से बना देते हैं। 5,000 करोड़ से ज्यादा तो मतलब आपके पीएम केयर्स फंड में आ गया है, मतलब केवल आप हिसाब नहीं दे रहे हैं, कहीं उसका कोई डेटा सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग जो बाहर से देख पा रहे हैं, मतलब जो कंपनियों का जोड़ है, तो मतलब बहुत सारा आ गया है। 5,000 करोड़ दे देते, अब तब देंगे मतलब जब वो भुखमरी के शिकार हो जाएं और उनके बच्चे कुपोषित हो जाएं। मैं फिर से कहूंगा कि मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दूसरों की जो उपलब्धियां हैं उनको अपना बताना, मनरेगा जिसमें काम की गारंटी है उसको पैकेज बताना, उसको राहत बताना, जो राशन हक है उसको राहत बताना, गैर राशन कार्ड वालों को भी राशन देने की बात करना, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड क्यों नहीं थे, इस सवाल पे 1 मिनट के लिए ठहरना भी नहीं। ये तमाम बड़े सवाल हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो 20 लाख करोड़ का जुमला है वो सिर्फ जुमला है, और जमीन पे कुछ होते दिख नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ये चाहता है कि ये ना हो। आप 2024 नहीं, मतलब जो कहा था अमित शाह जी ने या किसी ने भी कि हम 50 साल राज करने आए, आप करिए 50 साल राज। अगर उसकी कीमत गरीबों का जीवन है, मतलब कि वो जीवन बच जाए किसी तरह से, तो आप बेशक करें। हम लोग भी आपके साथ मजबूरी में अगर खड़े होना पड़ गया तो सोचेंगे जरूर, लेकिन कम से कम मजदूरों को उनको मतलब उनका देह दे दीजिए। वो लोग जो भूख से मर रहे हैं, जो परेशान हैं, जो तड़प रहे हैं, उनको बचा लीजिए। मुझे अभी भी लगता है कि एक उम्मीद बाकी है कि आप जो सरकार है, अगर आप उस पर दबाव बनाएं तो वो 1 मिनट के लिए ठहरेगी, सोचेगी, और पूरा दबाव मतलब एक बार फिर से कि मतलब ये आपका भविष्य, भूतकाल में आपने जो भी कहा, आपने तो मनरेगा को भी गाली दी थी, अब आप उसी को मान रहे हैं ना कि वो बचा रहा है। आप मान रहे हैं कि वो बचा रहा है। आप तो पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट के विरोध में थे, अब आप मान रहे हैं ना कि मतलब वो बचा रहा है, भले ही 8 करोड़ लोग उसके बाहर अभी भी केवल मजदूर। आप एक्सपर्ट से राय लीजिए, आप अभिजीत बनर्जी से बात करिए जो नोबेल लॉरिएट हैं, आप रघुरामन राजन को फिर से बुलाइए। आप यूपीए के जमाने में जो लोग मनरेगा लेके आए थे, जिन लोगों ने पॉवर्टी के दायरे से, गरीबी के दायरे से, बहुत सारे लोग, नेताओं को मत बुलाइए, जो अधिकारी थे उनको बुलाइए। अधिकारी तो किसी पार्टी के नहीं होते ना, आप उनसे बात करिए, और प्लीज एक बार गेट योर एक्ट टुगेदर, चीजों को ठीक करिए। प्रवासी मजदूरों का जिस दिन आपने जिक्र नहीं किया था वित्त मंत्री जी, बड़ी माफी और दुख के साथ कह रहा हूं, और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने, तब से 16 + 9 = 25 मजदूरों की कम से कम मौत हो चुकी है सड़क हादसों में। अभी देख रहा था, एक सीतापुर पहुंचते पहुंचते वो मरे, और मैंने उनको ये नहीं देख पाया कि वो एक्सीडेंट से मरे या कैसे मरे। मजदूर मर रहे हैं। बीते 2 दिन में 93 मजदूर घायल हुए हैं। कुछ करिए। आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े होंगे। खैर, तो बस एक लाइन में समराइज करूं तो केवल हर व्यक्ति को राशन कार्ड हो या ना हो, 5 किलो गेहूं या चावल
और प्रति परिवार 1 किलो चने के अलावा कल की वित्त मंत्री जी के राहत पैकेज में मजदूरों, किसानों, मछुआरों, वेंडर्स, किसी के लिए कुछ नहीं था और यह बेहद दुखद है। मुझे लगता है सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो फिर से इसको ठीक करे। फिलहाल इसी के साथ आज की अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, विश्लेषण अच्छे लग रहे हों, तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और औरों से साझा भी करें। फिर मिलते हैं किसी और विषय पे। बाय बाय, सी यू ऑल।